गैंग्स ऑफ बिहार पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको दिखाया था गैंग्स ऑफ बिहार पार्ट 1, जिसमें सुशासन राज की ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें और जंगल राज में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसी कड़ी में आज हम आपके पास लाए हैं गैंग्स ऑफ बिहार पार्ट 2, जिसमें अपराधों की ऐसी फहरिस्त है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महज 2-3 दिन के अंदर हुए ये अपराध भयानक है। जरा एक नजर डालें। वैशाली में बाजार में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में अपराधी बेकाबू। भागलपुर में महिला प्रोफेसर से 50 लाख की ठगी की गई। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। राजधानी में ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग से दहला इलाका। मोकामा में सत्ता प्रमाणित खूंखार सरकारी गुंडों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग। बढ़ते अपराध के विरोध में लोगों ने किया जाम। पटना में अपराधियों ने 2 युवकों की हत्या की, शवों को फेंक अपराधी फरार। दानापुर में बीजेपी नेता ने अपने बेटे के अपहरण की जताई आशंका। मुजफ्फरपुर में किशोर को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, फिर चटवाया थूक। शराबी अपराधी ने लड़की के मुंह में मारी गोली, लड़की की हुई मौत। पटना के बैरिया में अपराधियों ने महिला की हत्या कर शव फेंका, गले पर कटे का निशान। शेखपुरा में दबंगों की दबंगई, महादलित के साथ मारपीट। रोहतास में कानून की धज्जियां उड़ा दरोगा ने डॉक्टर पिता पुत्र की पिटाई की। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया ने पुलिस का इकबाल खत्म होने पर पुलिस पर ही किया हमला, दरोगा का सिर फोड़ा। वैशाली में ताबड़तोड़ फायरिंग से छात्र की गोली मारकर हत्या। पटना के पंडारक में महिला से गुंडों ने रुपयों का बैग लूटा। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में पिस्तौल के बल पर मां बेटी को छेड़ा और पीटा। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर दलित युवक की हत्या की। ऐसे अनगिनत अपराधों से आज बिहार के अखबार भरे पड़े हैं। क्या आप इन अपराधों से निजात पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। और हाँ, श्री स्नेहिल ढल जी अभी हमें संबोधित करेंगे। मैं उन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। मुंबई के क्रिमिनोलॉजिस्ट स्नेहिल ढल एक क्राइम एक्सपर्ट हैं जिन्होंने यूके से क्राइम में डिग्री प्राप्त की है। उनकी अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है क्राइमोफोबिया, और यह पूरे सिविल और आपराधिक मामलों को सबूत और गवाहों के साथ तैयार करने के लिए सभी प्रकार के अपराध को संभालती है। वह स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विषय में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न स्थानों पर वक्ता रहे हैं। वर्तमान में उन्होंने हिंदू मंदिरों, गाय और अन्य हिंदू विरोधी गतिविधियों के पक्ष में मामला दायर किया है, जिसे उन्होंने संगठित अपराध के रूप में परिभाषित भी किया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारा संबोधन करें। सबको बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पे आने का पहली बार अवसर मिला। मैं बहुत सारे कार्यक्रम में गया हूँ, पर ऐसे कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ। शुरुआत इस ढंग से कर सकता हूँ कि जो इस सभा का टॉपिक है हिंदू राष्ट्र, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी चिंगारी मारी है बम्बई से, और वो चिंगारी मैंने मारी है जो ब्रिटिश ने खुद ही ने एक अच्छा काम करते हैं, वो रिकॉर्ड अच्छे मेंटेन करते हैं। बाकी कुछ काम किया ना किया, उन्होंने रिकॉर्ड सब अच्छे मेंटेन किए हैं। उन्हीं के कागज़ 1848 के हैंड रिटन कागज़ और बहुत सारे किताबों में और रिकॉर्ड्स में, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में, जर्नल्स, सबको कलेक्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज क्राइम का काम हैंडल कर रहा था, मुंबई के एक आरे एक क्षेत्र है उसका, वो करते करते इतना बढ़ गया कि मुझे खुद को नहीं समझ में आया कि मैंने जो टॉपिक शुरू किया था उसमें क्या क्या आ गया है। तो मैं पहले आपको पहले मेरे इस केस के अंदर जो मेरी प्रेयर्स है वो आपको मैं बस थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आ सके।
सबसे पहले मैंने ये जो रिपोर्ट सबमिट की है वो मैंने एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट फाइल किया है और सबसे पहले पैराग्राफ में वैसे ही मेंशन किया है। तो अगर किसी को मेरी पिटीशन चाहिए हो या अगर कोई और कोर्ट में अगर ऐसा आता है कि आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट लानी है तो आप मेरी रिपोर्ट या मेरे केस या पिटीशन को आप यूज़ कर सकते हैं। केव टेम्पल, जो गुफाओं के अंदर जो मंदिर होते हैं, उसका एक कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश ने 1848 में। उसको बोला गया था बॉम्बे केव टेम्पल कमीशन। ये बाद में बन गया ऑल इंडिया केव टेम्पल कमीशन। ये मैंने सबसे पहले मांग रखी है कि इसको वापस से रीइंस्टॉल किया जाए, क्योंकि जब आप सारे केव टेम्पल्स को मैप में, नक्शे में आप जोड़ देंगे तो आपको अपने आप एक अखंड भारत का नक्शा सामने मिल जाएगा। क्योंकि ये 18वीं सदी का था, हम 20वीं में हैं, तो उसके लिए मैंने वो सारी मांगे डाली है जो आज के हिसाब से भी ज़रूरी है। उसमें मैंने जो केव टेम्पल या रॉक से कटे हुए मंदिर, जितने भी हिंदू बाकी मंदिर है जो नए मॉडर्न सिविलाइजेशन के भी है, हिंदू प्रॉपर्टियाँ ज़मीन के ऊपर और अंडर वाटर भी, पानी के नीचे भी, वो सभी लोकेशंस को ट्रांसनेशनल सनातन कमीशन में डाल दिया जाए। जो ये वक्फ बोर्ड बना था वो बना था 1954 में हैदराबाद प्रेसिडेंसी से, पर हमारा हिंदू धर्म का जो कमीशन बना था वो 1848 में बना था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का नक्शा भी काफ़ी लंबा है, तो उसके बेसिस पे मैंने एक सबसे पहला वो एक पॉइंट रखा है। दूसरा वहाँ पे मैंने डाला है जो आज के डेट में इसको बोला जाता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। ये यूएन ने अपना एक नया कानून बनाया था, इंडिया ने भी साइन किया है। इसके अंदर 3 टाइप के क्राइम आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग। तो जितने भी ज़बरदस्ती के शादियाँ या कन्वर्जन कराए जाते हैं या जो लव जिहाद के हरकतें होती है वो ह्यूमन स्मगलिंग के अंडर में आती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इनके टर्म्स के हिसाब से। हमारे इंडिया में इस समय स्मगलिंग का कोई भी लॉ नहीं है, ये इसका वर्णन भी नहीं है किसी भी कानून के अंदर। इस वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। आप में से कईयों ने देखी हुई कि केरला फाइल्स वाली मूवी, तो उसके अंदर जैसे आपको देखने मिला था कि पहले जो बहनें हैं उनको पहले फुसला के दूसरे देश में लेके जाया जाता है, उसके बाद उनको समझ में आता है कि इनके साथ क्या हुआ है। पर स्मगलिंग का जो सेगमेंट है उसको ये लोग शो करते हैं, या जिस ढंग से लेके गए लव जिहाद को ये लोग शो करते हैं कि ह्यूमन स्मगलिंग। अब इंडिया के पास कोई लॉ है नहीं, पर लड़की को समझ में आया बाद में कि वो तो ट्रैफिक हुई है। तो उस वजह से कई सारे कानून हमारे फेवर में नहीं आते हैं, जिसके वजह से हम हमारी बेटियों को वापस से रिटर्न लाने में बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग, ये दोनों चीज़ों को समझना और इसको यहाँ पे डिफाइन करना कोर्ट के अंदर। दूसरा आता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस दूध के कंटेनर में जा घुसी। हादसा इतना विभत्स था कि बस कंटेनर को चीरते हुए निकल गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक घायल हैं। प्रशासन की तरफ से 18 मौतों की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जनपद के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव के समीप हुआ। हादसे में मौतों का तांडव देखकर ग्रामीण भी सहम गए। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सीओ बांग्रमू अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। हादसे की सूचना के बाद डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5:30 बजे थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किमी संख्या 247 पर हुई। डबल डेकर बस संख्या यूपी 95 डी 4720 जो बिहार से दिल्ली जा रही थी ने पीछे से दूध से भरे टैंकर संख्या यूपी 70 3000 नवंबर 1999 में टक्कर मार दी, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना पर थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को बाहर निकालकर उपचार हेतु CHC बांग्रमू में भर्ती करवाया गया है एवं शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्या प्रयास चल रहा है? आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली पर, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों के मरने मृत्यु की पुष्टि हुई है और लगभग 19 का इलाज जिसमें हम लोग CHC से प्राथमिक कराकर उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, बस तेज रफ्तार में थी? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई है उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और पीछे से आकर दूध जो टैंकर है उसको टक्कर मारी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। हम लोगों ने करीब 6 नंबर जो कंट्रोल रूम के हैं वो जारी भी कर दिए कि जो अलग अलग जनपदों के इसमें निवासी थे बस में, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के थे, वो उस नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं।